जय हिंद साथियों। भारत के संविधान से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा प्रमुख आर्टिकल यानी कि प्रमुख अनुच्छेद। आप लोगों को पता है भारत के संविधान में जब संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तब भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये करेक्शन होने के साथ में दोस्तों जो आर्टिकल पहुंच गए हैं लगभग 444 के समथिंग में पहुंच गए हैं। ठीक है, भाग 12 हो गए हैं, भाग हो गए हैं अभी भी 22, और जो अनुसूची है ना ये हो गई हैं 12। अनुसूची बढ़ गई हैं 4, और अनुसूची कैसे कैसे और किस प्रकार बढ़ी हैं इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 444 प्लस अनुच्छेद हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत के संविधान में मूल रूप से अभी भी कितने आर्टिकल हैं। तो भारत के संविधान में मूल रूप से आज भी 395 अनुच्छेद हैं, और इस 395 के भाग क ख ग ड़ इसी हिसाब से जुड़कर लगभग 444 प्लस अब पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों से पूछे कि भाई भारत की जो संविधान बनाया गया था इसके लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, चलिए, तो अब जो प्रमुख आर्टिकल हैं, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, इन सभी को आप लोगों को डिस्कस करके दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ये आपके लिए खास है, ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे। तो भाई जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था भारत का संविधान, ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया और भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, दोनों ही डेट कमेंट करके बताएंगे। सवाल नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से यदि गणना की जाए वर्तमान के हिसाब से, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टि से आज भी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सवाल नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में वर्तमान में आज भी भारत के संविधान में धाराओं यानी कि अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत के संविधान के पहले ही अनुच्छेद में, ठीक है, पहले ही अनुच्छेद में भारत को राज्यों का एक संघ यानी राज्यों का एक यूनियन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत के आर्टिकल फर्स्ट यानी कि अनुच्छेद प्रथम में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। सवाल नंबर 6 देखिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाई नागरिकता किस भाग में, भारत के संविधान के भाग नंबर 2 में है। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में शामिल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो भाई याद रखिएगा, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, ये लिए हैं यूएसए से यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और ये जो मूल अधिकार भारत के संविधान में शामिल हैं ये किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हैं, तो 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक शामिल हैं और संविधान के भाग 3 में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, नौकरियां तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो
तो वो आरक्षण के लिए जो अधिकार प्रदान करता है वो है आर्टिकल 14, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 12 में राज्यों की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। 14 में समानता दी गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, ठीक है। तो छुआछूत जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों को किस आर्टिकल में वर्णित करके दी गई है, अनुच्छेद 17, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है? तो पुनर्निर्वाचन के लिए वो है आर्टिकल 57, आप लोग याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में है, महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर 61 के द्वारा, यानी आर्टिकल 61 के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो वो है आर्टिकल 19, और इस आर्टिकल 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का व्याख्यान करके दिया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता इसके पहले ही भाग में सम्मिलित है, 19 के में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की यानी मीडिया की स्वतंत्रता है? तो वो है आर्टिकल 19 में, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है एक एक। अगला सवाल, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 24, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और बच्चों की शोषण संबंधी दोस्तों इसमें विचार दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 29 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वो करता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद या किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? वो है आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं। इसी में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका के से रिलेटेड हैं? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये आर्टिकल 39 में वर्णित है, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों सरकारों को यानी राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन आता है दोस्तों वो आता है आर्टिकल 40 में यानी कि अनुच्छेद 40 में। आगे बढ़ते हैं भाई। 42वें संविधान संशोधन 1946 यानी 1976 के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आप लोग याद रखिएगा 51A में किसको रखा गया? मौलिक कर्तव्यों को। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत शामिल किया गया है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार 7 थे उनमें से एक मौलिक अधिकार को हटाया था, संपत्ति के अधिकार को, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब हमारा कानूनी अधिकार है। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। तो एक हमारा संपत्ति का अधिकार था, जब हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी तो उसे हटाकर, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे हमारा कानूनी अधिकार कर दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत, और 300A के तहत उसे हमारा विधायी यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया है संपत्ति के अधिकार को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है? ये आर्टिकल 53 में वर्णित करके दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के किस संविधान संशोधन या फिर सॉरी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग, अब महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है भाई राष्ट्रपति पर। जब राष्ट्रपति कोई ऐसा काम करेगा जो कानून के विरुद्ध हो तो उस पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो वो है आर्टिकल 63। क्लियर। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपसे पूछेगा मंत्रीगण या फिर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है भाई अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा के प्रति। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वो है आर्टिकल 75। अगला सवाल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 76 में, यानी 76 में। ठीक है। चलिए, संसद 79 में, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में वर्णित है। ये भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो वह है आर्टिकल 85, जो अनुच्छेद 85 के तहत जो संसद के 2 अधिवेशन होंगे वो 6 माह के अंतराल पर हो जाने चाहिए। ये अनिवार्यता, ये बाध्यता रखता है आर्टिकल 85। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो भाई राष्ट्रपति को अधिकार है आर्टिकल 85 के तहत वो लोकसभा को भंग कर सकता है। क्लियर भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो 108 आर्टिकल का यूज करके, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी बताया था आर्टिकल 108 में, यानी कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो भाई धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110, यानी कि 110 में। ठीक है, 110 आर्टिकल में धन विधेयक को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सिंचित कोष से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 का 29 नंबर, अनुच्छेद 148 का 6वां नंबर, अनुच्छेद 146 का 3रा, यानी कि ये सभी के सभी अनुच्छेदों के भाग भी किससे संबंधित हैं? सिंचित कोष से, यानी भविष्य निधि से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो है 123, यानी कि 123 के तहत। आगे बढ़ते हैं। इसी में संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? राष्ट्रपति पर 61 के तहत चलाया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर यदि दोस्तों यदि महाभियोग चलाना है तो आर्टिकल 124 का यूज़ करना पड़ेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस आर्टिकल के तहत? तो ये ले सकता है 143 के तहत परामर्श। क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं इसी सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश का पुनर्वलोकन यानी उस पर पुनः विचार कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल के तहत उपबंधित है? तो ये 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय पर दोस्तों जो आदेश होगा उसका पुनर्वलोकन कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है। अगला सवाल, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर
आबदकर होगी। ठीक है, तो आबदकर होगी, ये आर्टिकल 141 में वर्णित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है? ये आर्टिकल 32 में वर्णित है। और 32 में आप लोगों को पता है कि भाई अधिकार भी हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य कितने हमारे? 11 हैं। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 233 में। आर्टिकल 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो है आर्टिकल 245 यानी कि 245। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किस अनुच्छेद के तहत अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो आर्टिकल 248 के तहत केंद्र के पास, ठीक है, केंद्र के पास अविशिष्ट परिस्थितियां या फिर अविशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यदि राज्यों द्वारा प्रार्थना की जाए तो संसद 252 आर्टिकल का यूज कर उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं भाई। इस सवाल के बाद में सवाल नंबर 44। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में यानी राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध और उसके भी संबंध में विधि यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 249। अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह आर्टिकल 253। और आप लोग याद रखिएगा, बजट को परिभाषित 112 में किया गया है आर्टिकल में। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान की आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक वर्णित हैं। अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो वही केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 आर्टिकल के तहत। ठीक है। अगला सवाल। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के 263 आर्टिकल में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग किस में शामिल है भाई? आर्टिकल 280 में। 49 नंबर। संपत्ति का अधिकार अब हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 300 के तहत है। ठीक है, ये पहले हमारा कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और 300 के तहत इसे हमारा अब संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार भी बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 311। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 52। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 311 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला सवाल 53 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया भाई संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रयोग या फिर लोक सेवा आयोग का प्रावधान? 315 में।
अगला सवाल है सवाल नंबर 54, संविधान का आर्टिकल 312 संबंधित है। तो अनुच्छेद 312 में व्याख्यान किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का। आगे बढ़ते हैं भाई, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख 320 आर्टिकल में वर्णित है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? वो है 324 में, याद रखिएगा। और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख वो है 320 में। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह अनुच्छेद 331, जिसके अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 2। आगे बढ़ते हैं भाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी SC ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 338 से 338A में अनुसूचित जाति यानी SC ST के एक राष्ट्रीय आयोग, उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा है हिंदी हमारी, ठीक है, याद रखिएगा। वो है आर्टिकल 343 फर्स्ट। और 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल भाषा से ही संबंधित हैं। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। भारत के 56% लोग हिंदी बोलते हैं। 14 सितंबर 1949 से निरंतर हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, याद रखिएगा। विश्व में बोले जाने के मामले में हिंदी तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। लगभग 4.46% की समथिंग में विश्व में हिंदी बोलते हैं और भारत में 56% लोग हिंदी बोलते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आर्टिकल 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो वो आर्टिकल 343 ही है। आगे बढ़ते हैं भाई, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब और किस अनुच्छेद में की गई है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रीय आपात भारत में 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपात पूछा जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 में वर्णित है और लगभग भारत में अब तक 125+ बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये करंट की अपडेट है, आप लोग और चेक कर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है? तो वित्तीय आपात किस में शामिल है? 360 में। और वित्तीय आपात आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा है। अगला सवाल, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस आर्टिकल में है? तो केवल संविधान में एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और ये आर्टिकल 352 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 350A के अधीन जो उपबंध है यह किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना ना, इसका उपबंध वर्णित है भारत के संविधान के आर्टिकल 350A में। अगला, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में वर्णित है? 368 में, ठीक है, 368 में वर्णित है संविधान संशोधन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति इसमें रिलेटेड करके दी गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग यानी जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतरी तथा बाहरी सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो वह है आर्टिकल 356, ठीक है।
तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग मतलब केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो वो 356। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा एक विशेष दर्जा प्राप्त मतलब स्थिति प्रदान की गई थी, क्योंकि ये हट चुका है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा और एक विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये हट चुका है। ठीक है, 31 अक्टूबर, ठीक है 31 अक्टूबर 2019 के बाद, ठीक है 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में धारा 370 दोस्तों पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दी गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत किसे एक विशेष दर्जा प्राप्त था, तो वो जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति शासन से है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के विभिन्न और संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो वह अनुच्छेद 371। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो मिजोरम से संबंधित हैं विशिष्ट उपबंध। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों में या फिर उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो वह अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत भी 18 में ही। और मैं आप लोगों को बता दूं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी भाई, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, आप लोग याद रखिएगा पूछा जाए तो। संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो वह आर्टिकल 18 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई थी, तो वह अनुच्छेद 29 व 30, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो वह आर्टिकल 350, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आप लोगों को मिलान करना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है भाई, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है आर्टिकल 54। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। आर्टिकल 155 किससे संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है, अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है, तो भाई ये संबंधित है अनुच्छेद 64 जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से अनुच्छेद है, तो भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में वर्णित है, 14 से लेकर 18 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की संवर्धन के रूप में संबंधित है, तो अनुच्छेद 51। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की संवर्धन से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 51। चलिए फिर से आप लोगों को सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ संबंधित है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 323A, इसका दोस्तों जिक्र या फिर इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किसको इसमें शामिल किया गया है आर्टिकल 323A में, तो इसमें शामिल किया गया है प्रशासनिक अधिकरण को। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 में किसको शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में शामिल किया गया है भाई निर्वाचन को। ठीक है, निर्वाचन आयोग को या फिर निर्वाचन को 324 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 330 में किसको शामिल किया गया है, लोकसभा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण को किस में शामिल किया गया, 330 में। अनुच्छेद 320 में किसको शामिल किया गया भाई, इसमें शामिल किया गया है लोक सेवा आयोग के कार्य को। ठीक है, याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, तो संघ का दायित्व क्या है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा। आगे बढ़ते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो वो दी थी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला सवाल, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो वो 143 यानी 143 के अंतर्गत किया था। अगला सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके द्वारा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये वर्णन किया गया है आर्टिकल 258 में। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये वर्णित है आर्टिकल 24 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा दिया गया है, प्रदान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से लेकर 18 तक शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल में है? तो वो 148 में है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? 280 में है। ठीक है, याद रखिएगा 280 में है। अगला, प्रशासनिक अधिकरण, ये किस में है भाई? प्रशासनिक अधिकरण तो ये 323A में है प्रशासनिक अधिकरण। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ये 315 आर्टिकल में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा? तो यह है आर्टिकल 355 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा, तो कौन सा कथन है इसमें से क्या क्या सही बातें होंगी इसके लिए? तो किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है, बिल्कुल सही नहीं है ये बात। घोषणा करना भाई किसी भी देश के विरुद्ध। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल सही बात है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, तो भाई बिल्कुल बढ़ा सकती है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल। चौथा नंबर, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये बात नहीं है। केवल और केवल दूसरा और तीसरा ही सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जगह दी गई है, उसकी नियुक्ति की जाती है? तो वो है आर्टिकल 148। ठीक है, चलिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 48A से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो वह है आर्टिकल 333, जिसके अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 है, जो कि विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो वह है आर्टिकल 253। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो वह है आर्टिकल 360, यानी कि वित्तीय आपात का यूज नहीं किया गया है अभी तक, और ना ही कभी वित्तीय आपात लगा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 99, 100 ही क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन है सॉरी इसमें। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो आप लोग बताएंगे नीति आयोग का गठन कब किया गया और इसे किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगला सवाल, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के?
तो भाई किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में शामिल है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वह आर्टिकल 335। ठीक है, आर्टिकल 335 में याद रखिएगा SC ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है इसी में शामिल किया गया है। तो 101 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं होगी क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को इस वीडियो में मैंने कराए हैं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।